इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हमारे साथ कमल उत्तरी जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम। तो सर सबसे पहले तो हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहला सवाल यही होगा कि अभी हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में कि आप विजय बंधु जी के साथ में एक यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या मकसद है उस यात्रा का? देखिए, जब सब जगह सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, न पक्ष न विपक्ष, तो विजय कुमार बंधु 4 मुद्दों को लेकर जन जागरण कर रहे हैं। एक तो है सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन। दूसरा है शिक्षा और चिकित्सा। चौथा है रोजगार। देखिए, हम तो चिकित्सक पेशा में रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, और वो विजय बंधु शिक्षक हैं। तो ये 2 पेशे पहले एक ज़माने में जिस दौर में हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में थे, बहुत पवित्र और बहुत अच्छा सम्मान था इनका। लेकिन बजारीकरण ने इन दोनों पवित्र पेशों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे पवित्र पेशे थे, जिनमें मैं चिकित्सक के रूप में काम करता था, बंधु जी शिक्षक के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। इन दोनों पेशे के जो साथी काम कर रहे हैं, उनका जो सम्मान एक दौर में था, और जब केवल सेवा करते थे लोग, चाहे हमारे चिकित्सक साथी हों, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे विजय बंधु हों, चाहे उनके शिक्षक साथी हों, लेकिन बजारीकरण ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया है। कोई शिक्षक भी हो, लेकिन अगर वो चाहे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, तो आपके तारीख में सब कुछ बाजार के हवाले हो गया है। और हम अगर चिकित्सक पेशा में हैं, हम चाहे अपनी माँ का इलाज ठीक से कर लें, तो जो दवाएं मिलती हैं वो बाजार के हवाले हैं। बाजार की बड़ी बड़ी कंपनियां तय करती हैं कि क्रोसिन का, इसका, उसका क्या दाम होगा। हम सलाह केवल दे सकते हैं ना। तो विजय बंधु ने एक खूबसूरत मुद्दा रखा है, शिक्षा और चिकित्सा। और एक मुद्दा रखा है, आज की तारीख में देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं, और ये दुखद खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बड़ी संख्या में और बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और हम जिस परिवार से आते हैं, संभवतः आपका भी परिवार उसी तरह का है, हम लोग किसान मजदूर परिवार से आते हैं। और हम लोगों के पास एक ही मौका था कि बाबा साहब संविधान लागू होने के बाद कि जूझ कर किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ के कुछ परीक्षाएं पास करें, तो एक सम्मानजनक नौकरी में जाएं, जहां जॉब सिक्योरिटी, बेस सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी थी। उसी से हमारी पीढ़ी के लोग तो जंगल, पहाड़, खेत खलियान से कस्बों में आए, और हमारे बच्चे जो आपकी उम्र के हैं, वो शहरों में गए और वहां से देश दुनिया जाना शुरू किए। ये सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह से अब खत्म किया जा रहा है। भारत का मध्यम वर्ग खत्म किया जा रहा है। विजय बंधु के इस साहस को, जिस दौर में सब सन्नाटा है, इस दौर में विजय बंधु ने साहस किया, और हम उनके साथी हैं। लगातार हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते रहते हैं। और इस यात्रा का मकसद यही है कि ओपीएस पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे बात हो, और रोजगार पे बात हो। तो सर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी बहुत नजदीक आ चुका है, तो अभी जो है कुछ मतलब यूनियन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये राजनीतिक लेकर के और इलेक्शन लड़ रहे हैं और पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ग्राउंड लेवल पर कर्मचारियों का? ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत खूबसूरत बात आपने कहा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, कर्मचारी साथियों को बताना चाहता हूँ। जब राजनीति सब कुछ तय कर रही है, आपने बहुत गंभीर मुद्दा चंदन ने छेड़ा है कि इसी मुल्क में एक व्यक्ति पहलू खान है, और राजस्थान में जो एक जमाने में आया था, सरकार जब आई थी, ओडीएफ था, यानी बाहर शौच नहीं कर सकते आप। और वो शौच करने गई महिलाओं को जब नगर निगम के लोग पकड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, भाई महिलाएं उधर अधनंग बैठी होंगी, आप उनको पकड़ने मत जाइए, और पीट पीट कर मार दिया गया था इसी देश में। वो कैसे तय हुआ था? राजनीति से तय हुआ था। विजय कुमार बंधु ने, दुनिया की आप उसके गवाह हैं, सबसे बड़ी रैली किया उन्होंने रामलीला मैदान नई दिल्ली में 1 अक्टूबर 2023 को। और आप इस बात के गवाह हैं, जब कोई चुनाव नहीं था, 1 जून 2023 को बिहार के भितरवा चंपारण, जहां नील खेती का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1917 में, वहां से 1 जून 2023 को यात्रा शुरू की। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली गया था। तब तो कोई चुनाव की बात नहीं थी। 18,000 किलोमीटर यात्रा लगातार 34 दिनों तक, और राजघाट पे जाके खत्म हुई थी। ये यात्रा का यकीनन मकसद चुनाव हो, और चुनाव क्यों ना हो, क्योंकि ये बंधु जिसकी बात कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी है। इसमें वोट कौन देगा? मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग, जो स्नातक है, जो नौकरियों में है,
और वो लोग जिस क्षेत्र से विजय बंधु ये बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जो लोग हैं वो बड़े बड़े स्कूलों के मालिकान हैं। और आप भी रेलवे में हैं, इस बात को जानते हैं कि हम लोग ठेका प्रथा का विरोध करते हैं। हम लोग कहते हैं निजीकरण मुर्दाबाद। जब हम निजीकरण मुर्दाबाद की बात करते हैं तो निजीकरण के पोषक को हम चुनाव में क्यों जिताएं? जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, क्या अपने यहाँ काम करने वाले इंप्लॉइयों को मिनिमम वेज देते हैं क्या? न्यूनतम वेतन देते हैं क्या? जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज चलाते हैं। तो विजय बंधु का निजीकरण खिलाफ अगर ये लड़ाई है तो उनके खिलाफ भी लड़ाई है जो निजीकरण के पोषक हैं, पहली बात। दूसरी और आखिरी बात इसमें यह है कि एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, जो लोगों को लगेगा कि एकदम नए तरह का है ये। देखिए, चुनाव को मैं मानता हूं कि बहुत बाबा साहब ने जब बनाया संविधान तो बहुत गोपनीय तरीके से कि ये चुनाव बहुत गोपनीय होगा। उसमें कोई आदमी जाति देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर इस तरह का प्रभाव कोई न बना पाए। वो जाके एकदम गोपनीय जगह अपना मत देगा, कोई जान नहीं पाए किसको उसने मत दिया, ये बात खुलासा नहीं हो पाए। लेकिन पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में जाएगा। जब से ईवीएम आई, ईवीएम ने चुनाव की गोपनीयता को पूरी तरह भंग कर दिया। पहले किसी विधानसभा में चुनाव होता था तो पूरे बूथ के बैलेट एक जगह इकट्ठे होते थे और पूरे बैलेट को गड्डी बनाई जाती थी, गिना जाता था। तब ये नहीं पता चलता था कि बूथ नंबर 15 पर किसको कितना वोट मिला, बूथ नंबर 18 पर किसको कितना वोट मिला। लेकिन जब से ईवीएम आई, ईवीएम ने खुलासा कर दिया बूथ नंबर 12 पर किसको कितना मिल रहा है, 15 पे किसको कितना मिल रहा है। और ये गोपनीयता धीरे धीरे जनमानस में गई। जो शासक वर्ग है वो चतुर और चालाक है, उसने इस बात को नोटिस किया और एक अनुपात लगाया कि बूथ नंबर 15 पर फला व्यक्ति को अधिक मिलता है, बूथ नंबर 18 पे फला व्यक्ति को कम नंबर मिलता है, कम वोट मिलती है। उसी हिसाब से उसने एक नया लाया, SIR। अब SIR में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं SIR में वोट बढ़ नहीं रहा है, पूरे देश में SIR हो रहा, वोट घट ही रहा है। ममता बनर्जी का आपने देखा 1 लाख, उनका वहां 90 लाख घटाया गया बंगाल में, और आपके तमिलनाडु में 70 लाख। और जहां स्टालिन हारे वहां 1,02,000 और 8,000 वोट से हारे, और ममता बनर्जी 15,000 से वोटी 52,000 हटाया गया। तो अब और एक नया पद पहली बार हुआ आजादी के 70-75 साल पहली बार एक पद सृजित किया गया जिसका नाम है BLA, जो राजनीतिक पार्टियों का एजेंट होता है, जिसके पहले राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। भारत सरकार के एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त होते थे, उसमें पूरी तरह सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व होते थे, वो होता था BLO, और जिलाधिकारी, ये सब लोग इन्वॉल्व होते थे। पहली बार राजनीतिक पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो गए। अब वो 5-7 BLA कह देंगे कि इनका नाम संदिग्ध है तो BLO को बात मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में वोट ज्यादा पाए लेकिन सीट कम आई। ये चुनाव जो हो रहा है, इसलिए भी हम लोग जरूरी मानते हैं कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और हम लोग ईवीएम का विरोध करते हैं पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और अगर हम रेल में चुनाव में जीते विजय बंधु की उपस्थिति में, तो वहां बैलेट से चुनाव हुआ। तो हम लोग के लिए टेस्ट है, खासकर पढ़े लिखों के लिए टेस्ट है कि जो भारत में संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, वो मानते हैं कि भारत में संविधान लोकतंत्र रहना चाहिए। कोई भी गरीब किसान मजदूर के परिवार का बच्चा हो, वो भी अगर समाज में रात दिन काम करता है, सड़कों पर लड़ता है, तो उसको विधानसभा और लोकसभा में जाने का अधिकार होना चाहिए। केवल पूंजीपति घरों के लोग या राजनीतिक पार्टी जो राजघराने बन गए हैं, उनके ही बेटे, उनके ही पोते, उनके ही परिवार के, उनकी पत्नियां ही न जाएं। ये प्रयोग बैलेट पेपर से होगा और पढ़ा लिखा वर्ग इसमें वोट करेगा, जो स्नातक होगा वही वोट करेगा। अगर ये चुनाव में जो पढ़ा लिखा वर्ग कहता है कि भाई हम देश को, समाज को चलाते हैं, ये उसका भी टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में विजय बंधु पास होते हैं तो ये साहस से हिम्मत हमको बढ़ेगी, हम इसका प्रयोग और बाहर ले जा पाएंगे। 2 तरह का ये टेस्ट है हम लोगों के। और विजय बंधु जैसा व्यक्ति जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्षों में लगाया है, हम लोग और भी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के अगर पूरा जीवन रेल में यहां वहां लगा रहे हैं, तो हम लोग भी टेस्ट करना चाहते हैं क्या भारत के पढ़ा लिखा वर्ग भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में यकीन अब कर रहा है कि वो भी धीरे धीरे वो तमाम जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें बहक रहा है। तो जिन लोगों का आरोप है, ये उनके लिए भी चुनौती है। क्या विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, और अच्छा ये मजेदार बात है कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने ये जानबूझकर हिसाब दिया था, ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, और न राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर चुनाव होता है। मजेदार बात यह है, ये तो व्यक्ति जो काम करता है रात दिन, शिक्षक अलग और आपका जो इस तरह स्नातक होते हैं अलग, ये कई राज्यों में नहीं होता है। कुछ 5-7 राज्य हैं, जैसे आपका बिहार है, हमारा उत्तर प्रदेश है, तो इस तरह का होता है। इसलिए चुनाव में यकीनन एक तरह का टेस्ट है पढ़े लिखों का, जिनको पुरानी पेंशन चाहिए, जिनको दवाई चाहिए, जिनको पढ़ाई चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए। तो सर, हम तो मतलब आपको दशकों से देख रहे हैं कि आप और विजय बंधु जी लगातार जो है पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और भी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
तो सर पिछले अगर 10 साल और 15 साल का अनुभव देखें तो आप कहाँ देखते हैं कर्मचारियों का झुकाव पहले की अपेक्षा ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं या लोग डर के मारे जो है आंदोलन में नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? नहीं, फिर इस बार भी आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है। देखिए, हम लोगों ने जब रेलवे में हम जिस संगठन में काम करते थे, हमें जब रेलवे में काम करने के लिए भेजा गया 2017 के आसपास, तो उस समय बड़ी संख्या में रेलवे में सरकारी अस्थायी कर्मचारी काम करता था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 26 में, उनकी संख्या बढ़ने के बजाय घट गई, जबकि रेल की पटरियां बढ़ी, रेल के इंजन बढ़े, रेल ट्रेनें संख्या बढ़ी, स्टेशन बढ़े, लेकिन संख्या घट गई है। ये जो हमारे पुरखे थे ट्रेड यूनियन में जो काम करते थे, उन्होंने ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं, वो काम नहीं किया जो काम करना चाहिए था। उन्होंने कर्मचारियों के अंदर जाति, धर्म, क्षेत्र, बोली, भाषा के नाम पे एक बंटवारा किया। जो मेहनतकशों का एक वर्ग तैयार होना चाहिए था, जो अपने हक हकूक की बात करता, संविधान लोकतंत्र की बात करता, जो बाबा साहब कहते थे कि मेहनतकशों के दो दुश्मन, एक ब्राह्मणवाद, एक पूंजीवाद, वो दृष्टिबोध से बात करते, वो हो नहीं पाया। इसकी वजह से एक निश्चित रूप से एक कर्मचारियों में एकता में कमजोरी आई। लेकिन जब विजय बंधु के हम लोगों ने जब रेलवे में काम करना शुरू किया, विजय बंधु के साथ एक जुड़ा हुआ, तो आप देखेंगे 2004 में पुरानी पेंशन भारतीय रेलवे में खत्म हुई, आज केंद्र में खत्म हुई। ये मुद्दा तो शुरू कब हुआ? जब हम लोग 17-16 में विजय बंधु ने बनाया संगठन और 17 में हम लोग रेलवे में आए। तो हम लोगों ने जब रेलवे कर्मचारियों के बीच रेल के पटरियों पर जाना शुरू किया, तो हम लोग का पढ़े लिखे लोग हैं, तो अध्ययन किया भाई कर्मचारियों की मूल समस्या क्या है। तो जो भी गरीब किसान मजदूर परिवार से रेलवे कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी आता है, तो जॉब सिक्योरिटी, बेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट था पुरानी पेंशन, जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं था, उसके कुछ हो जाने पर उसकी पत्नी को और नाबालिग बच्चों तक का पूरा सहारा था। यानी उसका अगर सरकारी नौकरी में एक बार आ गया, और नौकरी में कौन आता था? गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग आते थे। जो खाए खाए परिवार के लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के बेटे हैं, वो सरकारी नौकरियों में नहीं आते हैं। नौकरियों में हमारे आप जैसे गरीब किसान मजदूर परिवार के लड़के ही नौकरी में आते हैं। तो सरकार ने ये बुढ़ापे जब छीना, तो हम लोग रात दिन कहना शुरू किए। कहते कहते एक बात बनी, और आप देखेंगे 2017 में पहली बार पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना, और पहली बार 17 में राजस्थान में बहाल हुई। उसके बाद फिर 17 में बहाल हुई। उसके बाद फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर हिमाचल का चुनाव हुआ, और फिर यात्राएं निकली बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद में दिल्ली की रैली हुई। उसके बाद यूपीएस आया। आप देखेंगे यूपीएस पूरी तरह फेल हो गया। 96% जो आंकड़े हैं, 96% लोगों ने यूपीएस को इनकार कर दिया। एक दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे मसीहा हैं, जिनको हमें यकीन था कि हमारे हक हकूक की बात करेंगे, वो लोगों ने हमारे साथ, हम कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी किया। वो मान्यता में प्राप्त हमारे रेल के साथी भी और तमाम मजदूर संगठनों में वो जो तमाम महासंघ के लोग हैं, वो लोग, एक कमजोरी उनके अंदर रही कि उनके अंदर मजदूर हित की बात नहीं आई। उनके अंदर वो जाति, धर्म, मजहब का एक खेल रहा, जो आज की सत्ता सरकार में नजर आता है। वो लोगों ने पर्दे के पीछे या कहीं मुखर होकर भी उनके साथ खड़े हुए। हम जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ लखनऊ है। लखनऊ में एक साथी हैं जो अपने आप के नागे कामरेड लिखते हैं, मगर दुर्भाग्य को भारतीय जनता पार्टी के लिए बकायदे वोट मांगने, नाम मैं उनका नाम लूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उनका नाम बड़ा रेल के कर्मचारी साथी आदर्श लेते हैं। मैं भी उनका आदर्श लिया करता था, बहुत आदर करता था। शिव कुमार मिश्रा नाम है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि ओपीएस का मुद्दा खत्म हो गया। ये सही बात है। सरकार की पूरी कोशिश है कि आने वाले वक्त में ये मध्यम वर्ग खत्म हो जाए, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए, पुरानी पेंशन खत्म हो जाए, रेलवे में भर्ती खत्म हो जाए। लेकिन हमारे पास फिर क्या रास्ता है? बाबा साहब ने जो रास्ता बताया वो संविधान लोकतंत्र का है। तो यकीनन ये कमजोरी दिख रही है, लेकिन ये हिम्मत लगातार करते रहना होगा, रात दिन सड़कों पर लड़ते रहना होगा। इसलिए आप तमाम साथियों के सहयोग से ही निजीकरण और एनपीएस के खिलाफ 18,000 किलोमीटर यात्रा निकली, और आप लोगों के सहयोग समर्थन से, कर्मचारियों के सहयोग समर्थन से आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा जुटाव अगर हुआ रामलीला मैदान में, तो किस मुद्दे पर हुआ था? निजीकरण के नाम पे और ओपीएस के नाम पे। तो हम कहीं निराश नहीं है, कोई हताश नहीं है। हताश निराश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा कि बछिंद्री पाल हिमालय पर चढ़ गई तो उससे ऊंची हो गई। तो हम अपना हौसला नहीं खो रहे हैं। हमें बाबा साहब के संविधान पे यकीन है, उनके बनाए हुए लोकतंत्र पे यकीन है, और हम जब तक दम में दम है लड़ते रहेंगे। लेकिन सर एक तो सवाल उठता है कि जहां जहां चुनाव हो रहा है, अगर हम पिछले 10 सालों का चाहे 5 सालों का उठा लीजिए, जहां जहां स्टेट में चुनाव हुआ, अगर बैलेट पेपर का भी आप वोट गिनती उठा के देखेंगे, तो उसमें भी सत्ताधारी पार्टी जो है, कर्मचारी भी ज्यादा वोट कर रहे हैं। तो इसको देख करके तो कुछ ना कुछ लगता होगा ना कि आखिर मतलब हम इतना कर्मचारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कर्मचारी
इस तरह की वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, आप तो एकदम बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं और बहुत खुलासा चाहते हैं कि आप हो। अब देखिए, ये भी सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों में संख्या किसकी है? लेकिन जो संख्या है, वो यकीनन पहले से जागरूक हो रही है। अगर जागरूक ना होती, रेलवे कर्मचारी ना होते, तो आप उसके गवाह हैं। बिलासपुर में हम कितने कम वोट से हारे, ईसीआर हम जीते हुए हैं, एनईआर जीते हुए। दोनों के मुद्दे आप जान रहे हैं, एक ही मुद्दा है, वो है ओपीएस। क्योंकि यहाँ एक बड़ी संख्या में लोग थे जिनको हम बता पाए, समझा पाए कि भाई जाति धर्म आपका किनारे रखिए, पहले आपके जीवन का मामला है। लेकिन आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। अभी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो सत्ता सरकार का संरक्षण करते हैं। वो कहते हैं भाई पहले हमारा ये सत्ता सरकार बनी रहेगी, पुरानी पेंशन हम बाद में बात करेंगे। उसमें अभी हम निश्चित रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम लगातार शिक्षित प्रशिक्षित लोगों को कर रहे हैं और बताने में हम लगातार जाहिर कर रहे हैं और कोशिश करते रहे, हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, उसको हम भी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। तो सर एक बात और है कि आगे की रणनीति क्या होगी? एनएमओपीएस के साथ आपका संगठन मिलकर के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है, तो देखिए हम आगे की, हाँ आप कंटिन्यू करिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एनएमओपीएस हो, चाहे फ्रंट के इंपेसिंग रेलवे हो, चाहे हमारा इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन हो, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सब जगह जगह अलग अलग मुद्दे हैं। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो हम लोग इसी बहाने चाह रहे थे कि एक विमर्श में आवे, क्योंकि कई कई जगह उन सरकारों को जिनमें हमने मदद किया और बाकायदे हम लोगों ने उनके लिए वोट भी मांगा, उन लोगों ने उस मुद्दे को जानबूझ के किनारे कर दिए। वो नहीं चाहते हैं कि ये मुद्दा जो जनहित में जुड़ा हुआ है, लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, ये मुद्दा बने। और मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, बहुत ऐसी सरकारें हैं, चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, वो भी पूंजीवाद का संरक्षण करती हैं, वो भी ब्राह्मणवाद का संरक्षण करती हैं। और वो नहीं चाहती कि सरकारी नौकरियों में गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चे आए, इसलिए रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो शिक्षा और चिकित्सा को सार्वजनिक पूरी तरह से जनता के लिए निःशुल्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो उनका काम है। हमारा काम है लगातार इन मुद्दे को जिंदा रखना, जिंदा रखना, जिंदा रखना, जिंदा रखना, लड़ते रहना है। और हम ये कोशिश ताउम्र करते रहेंगे। चाहे देखिए, ये लड़ाई है, जरूरी नहीं कि हम जीते, हमारी हार भी हो सकती है, लेकिन जरूरी है हमारा होना। ये लड़ाई है, जरूरी नहीं कि हमारी हार भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम जीते हैं, मगर जरूरी है हमारा होना। और हम पुरानी पेंशन के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे।